बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS201 का लेक्चर नंबर 20 है, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स को अच्छे से सीखेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या चीज़ होती है। अब दोस्तों स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ विद डिफरेंट टाइप्स, यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ मल्टीपल वैल्यू जिसके अंदर यहाँ पे उसने डेफिनेशन की हुई है, अ स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स अंडर अ सिंगल नेम। यानी स्ट्रक्चर एक ऐसा कलेक्शन होती है मल्टीपल वेरिएबल्स की जिसका एक सिंगल नेम होता है। कहता दीज वेरिएबल कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कहता है और उसकी मज़े की बात यह है कि उन तमाम वेरिएबल की डाटा भी डिफरेंट होती है, ठीक है। एंड ईच हैज़ अ नेम दैट इज़ यूज टू सेलेक्ट इट फ्रॉम द स्ट्रक्चर। और कहता है उसमें से हर वेरिएबल जो है उसको उसके नेम के लिहाज से जो है वो एक्सेस किया जाता है फ्रॉम स्ट्रक्चर लिस्ट से, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर। इससे पहले आपने अरे पढ़ी हुई है और आपको पता है अरे क्या होती है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज विद सेम डाटा टाइप। लेकिन यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स विद डिफरेंट डाटा टाइप। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। अब स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में सिखाता हूँ। दोस्तों स्ट्रक्चर जो है वो खुद इटसेल्फ एक बॉडी है। स्ट्रक्चर किसी बॉडी के अंदर नहीं बनता, स्ट्रक्चर किसी फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर नहीं बनता, क्योंकि स्ट्रक्चर इटसेल्फ एक बॉडी है। सो स्ट्रक्चर इटसेल्फ चूंकि बॉडी है, सो ये खुद आज़ाद बनता है, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनेगा स्ट्रक्चर कभी भी। ये बात आपने याद रखनी है। फंक्शन किसी भी फंक्शन के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए हम लिखते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड, और उसके बाद हम लगाते हैं स्ट्रक्चर का नाम। मान ले मैंने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बना लिया, स्टूडेंट मेरे स्ट्रक्चर का नाम है। उसके बाद होती है स्ट्रक्चर की बॉडी, तो ये हमने बॉडी लगा दी। उसके बाद दोस्तों स्ट्रक्चर की बॉडी के लास्ट में सेमीकोलन होता है। तो ये बन गया दोस्तों आपका एक छोटा सा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या बनाने हैं? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, यानी मल्टीपल वेरिएबल। जितने आपको वेरिएबल यानी इस स्टूडेंट का डाटा स्टोर करने के लिए जितने वेरिएबल को चाहिए, जितने वेरिएबल आपको चाहिए वो सारे आप इसमें क्रिएट करोगे। मान लो मुझे आईडी चाहिए, तो मैंने कहा इंट आईडी। मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो मैंने स्ट्रिंग नेम रख लिया। मुझे स्टूडेंट का जो है वो उसके बाद चाहिए मार्क्स, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स लेने के लिए मैंने यहाँ पे FLOAT फ्लॉट मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम करते हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल बना लिए मैंने इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर। अब स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर होता है आपका, उसको दोस्तों डिक्लेयर तो आपने कर दिया। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? इसको यूज़ करने के लिए इसके अंदर जो ये वेरिएबल आपने क्रिएट किए हैं, इन वेरिएबल को यूटिलाइज करने के लिए आपको बनाना पड़ता है इस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट, जिसकी हेल्प से आप इस स्ट्रक्चर की चीज़ों को एक्सेस करोगे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? उस ऑब्जेक्ट को आप कहाँ बनाते हो? इस स्ट्रक्चर के लास्ट पे, जहाँ भी आपने सेमीकोलन लगाया ना, इस सेमीकोलन से पहले। तो यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे। अब ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। ऑब्जेक्ट जस्ट अ नेम। ऑब्जेक्ट जस्ट एक नेम होता है, और आप उसका ऑब्जेक्ट नाम कुछ भी रख सकते हो। मान लो मैंने S नाम रख लिया। अब ये S क्या है? S मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है। सो अब जब भी मैंने इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर को कॉल करना होगा ना, जस्ट मैं क्या कहूँगा? अपना ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया करूँगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ। मान लें आपने स्टूडेंट से उसकी आईडी लेनी है, तो आपने यहाँ पे क्या एंटर किया? आपने कहा एंटर स्टूडेंट आईडी। तो ये आपने यूज़र को एक मैसेज दे दिया जिससे स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा एंटर स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट जो भी आईडी देगा वो C इनके साथ आपने गेट कर ली। अब आपने वो चाहते हैं वो आईडी किस में स्टोर हो? इस आईडी वाले वेरिएबल में। सो दोस्तों ये जो आईडी वाला वेरिएबल है ये तो इस स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है। सो मैंने जैसा कि आपको बताया कि किसी भी बॉडी में इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए आपको इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, यानी एक्सेस करना पड़ेगा। दोस्तों जब भी आपने स्ट्रक्चर को एक्सेस करना तो आप सिंपली उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दोगे, यानी उसका ऑब्जेक्ट का नाम बताओगे। तो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? S। तो मैंने लिखा S। तो जैसे दोस्तों मैंने लिखा S, तो मेरा जो कंपाइलर है ना वो उसी वक्त मेरे इस S जो ऑब्जेक्ट है इसकी बॉडी के पास आ गया, यानी इसकी इस बॉडी के पास आ गया, लेकिन अंदर नहीं जा रहा। तो अंदर जाने के लिए दोस्तों किसी भी बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए आपको डॉट लगाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाना पड़ता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट S आगे लगाया डॉट। तो जैसे देखें मैंने लगाया डॉट, तो ये मेरा कंपाइलर जो है वो स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो गया। अब वो कह रहा है आपने इनमें से तीनों में से किसी वेरिएबल को एक्सेस करना। मैंने कहा मुझे आईडी वाले वेरिएबल को एक्सेस करना। सो ये होता है दोस्तों स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह हम किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं। तो पहले हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम बताते हैं, आगे डॉट लगाते हैं, और उसके बाद अपने स्ट्रक्चर का वो वेरिएबल का नाम बताते हैं जिसको हमने एक्सेस करना। सो इस तरह से स्ट्रक्चर का हमने यूटिलाइज करते हैं। सो अब इसी तरह मैंने कहा एंटर स्टूडेंट नेम, और उसके बाद मैंने कहा C इन। फिर वही तरीका ऑब्जेक्ट का नाम
डॉट नेम वाला वेरिएबल। इसी तरह अगेन सी आउट बैकस्लैश एंटर स्टूडेंट मार्क्स और लास्ट पे सेमीकोलन और उसके बाद सी इन ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मार्क्स वाला वेरिएबल। चलें, ये हमने यूज़र से डाटा टेक कर लिया। कंपाइल करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों सबसे पहले आपने पूछा एंटर स्टूडेंट आईडी, मान लो मैंने आईडी दे दी 100, एंटर किया, कहता है एंटर स्टूडेंट नेम, मान लो मैंने नेम दे दिया खिजर, एंटर किया, कहता है एंटर स्टूडेंट मार्क्स, मान लो मैंने मार्क्स दे दिए 445, एंटर किया, सॉफ्टवेयर टर्मिनेट कर गया क्योंकि आपने सिर्फ अभी डाटा लिया, यूज़र से टेक किया, यूज़र को डिस्प्ले नहीं करवाया। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी करता हूँ, ये आप क्या कर रहे हो, टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र इन स्ट्रक्चर। अब आपने क्या करना है, यूज़र को आउटपुट दिखानी है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने कहा डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन फ्रॉम स्ट्रक्चर। अब डिस्प्ले का कोई भी चीज़ कैसे करते हैं, सिंपल, आपको पता है सी आउट के साथ। तो सिंपल आपने सी आउट किया और आपने कहा स्टूडेंट आईडी, और वो स्टूडेंट आईडी किस में स्टोर है, वो मेरे स्ट्रक्चर के अंदर जो आईडी वाला वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर है। सो मैंने आपको जैसे कि बताया, किसी भी स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बताते हैं। सो मेरे स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है वो है एस। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने कहा एस मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो आईडी वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो। तो इस तरह जब आप सी इन के आगे अपने ऑब्जेक्ट का, अपने स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डॉट लगा के उसके वेरिएबल का नाम बताते, तो वो वैल्यू जो भी यूज़र से वैल्यू हमने ली होगी वो उठा के वो इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल में रख देगा। लेकिन जब आप सी आउट के अंदर जो है अपने स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिस्प्ले करते हो, तो वो उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होती है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। सो इसी तरह आपने नेक्स्ट लाइन पे गए और आपने कहा बैकस्लैश एन और आपने कहा स्टूडेंट नेम और आपने कहा एस डॉट उसके अंदर जो नेम वाला वेरिएबल है। लें जी, इतना हो गया आपका काम। अब इसके बाद आपने मार्क्स डिस्प्ले करने हैं, तो बैकस्लैश एन आपने कहा स्टूडेंट मार्क्स और वो किसमें है, एस डॉट मार्क्स के अंदर। ठीक है, अब दिखाऊंगा आपको, कंपाइल करता हूँ। स्टूडेंट आईडी 100, स्टूडेंट का नेम खिजर, स्टूडेंट के मार्क्स 45, एंटर किया। और ये देखें, पहले उसने हमसे रिकॉर्ड लिया, फिर उसने रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स। तो इस तरह दोस्तों आप देखो एक ग्रुप बना रहे हो, यानी आपने एक ग्रुप बना लिया वेरिएबल्स का। देखो मल्टीपल वेरिएबल का आपने एक ग्रुप बना लिया जिसके अंदर आप इजीली जो है वैल्यू पहले स्टोर करते हो, फिर वैल्यू डिस्प्ले करते हो उसकी। तो ये होता है स्ट्रक्चर। अब चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने वैसे किया हुआ जैसे मैंने करके दिखाया। देखिए उन्होंने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, एक एड्रेस नाम का और एक CGPA नाम का। उसके बाद उस स्ट्रक्चर के उसने ऑब्जेक्ट बनाया std1 और std2 के नाम से, यानी दो ऑब्जेक्ट बना लिए उसने। तो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। मान लो आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब दोस्तों एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं ये बता देता हूँ आपको। दोस्तों मान लो कि इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर आप अभी कितने स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर सकते हो, सिर्फ एक स्टूडेंट का। दोस्तों अगर आप किसी स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक ऑब्जेक्ट के साथ सिर्फ वन स्टूडेंट का डाटा स्टोर होगा। अगर आपने मान लो एक से ज़्यादा स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है, तो जितने स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है उतनी दफ़ा आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। अब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो पहला ऑब्जेक्ट S1, देन कॉमा, दूसरा ऑब्जेक्ट S2, देन कॉमा, इस तरह S3, कॉमा S4, कॉमा S5, कॉमा S6। इस तरह से आप जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जितने मर्जी बनाते जाओ। मान लो मैं सिर्फ दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S1 एंड S2। अब इन दोनों को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँगा, सुन लें गौर से। सेम वही तरीका दोस्तों जो जैसे आपने अभी किया, सेम वही यूटिलाइज़ करने का तरीका कि पहले S1 के साथ हमने डाटा लिया, तो यहाँ पे लिख लें आपके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है S1, तो यहाँ पे लिख लें S1 एंड S1। ठीक है, तो पहले आपने क्या टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र इन स्ट्रक्चर 1। ठीक है, इसी तरह आपने एक दफ़ा मज़ीद डाटा टेक करना है। तो अब यानी आपने पहले डाटा किस में ले रखा है, S1 वाले ऑब्जेक्ट में। अब आपने S2 में लेके रखना है, तो यहाँ पे लिख दें स्ट्रक्चर 2 और यहाँ पे जस्ट बाकी सारा देखें सेम प्रोसेस वही है। एंड स्टूडेंट आईडी वो किस में रखनी है, S2 डॉट आईडी में, क्योंकि अब
S1 में आप ऑलरेडी वैल्यू रख चुके हो, अब आपने वैल्यू किस में रखनी है, S2 वाले ऑब्जेक्ट में। सो आपने यहाँ लिखा S2 डॉट नेम, S2 डॉट मार्क्स। तो यानी इस तरह दोस्तों आप जो है वो जितने भी आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए आप सारी वैल्यूज़ को यूटिलाइज कर सकते हो। यानी एक ऑब्जेक्ट के साथ सारे वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो आप, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ, इस तरह दोस्तों आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले S1 के साथ स्टूडेंट की आईडी, उसका नेम और उसका मार्क्स लेके S1 वाले ऑब्जेक्ट में रखा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने S2 में रखा। दोस्तों आप जब किसी बॉडी के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली उस बॉडी की उतनी कापियाँ तैयार हो जाती हैं, उतनी कापियाँ बन जाती हैं। यानी इस स्ट्रक्चर के दो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इस स्टूडेंट नाम का ये जो स्ट्रक्चर है ना मेमोरी के अंदर, इसकी दो कापियाँ बन गई हैं। तो पहली कापी का नाम है S1, दूसरी कापी का नाम है S2। तो पहली कापी में भी ये तीनों वेरिएबल हैं, दूसरी कापी में भी ये तीनों वेरिएबल हैं। सो इसी तरह अब आपने डाटा ले लिया, अब आपने डाटा डिस्प्ले करा तो यहाँ पे लिखें पहली कापी का रेफरेंस S1 और S1। ठीक है, इसी तरह अब आपने डाटा दूसरी वैल्यू को भी डिस्प्ले करना। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया डिस्प्ले वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर 2, यहाँ पे स्ट्रक्चर 1। तो इस तरह दोस्तों हम जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू लेते हैं और फिर उन्हें डिस्प्ले करते हैं। S2, यहाँ पे भी S2 आ गया। अब आपको दिखाऊं, ये मैंने किया कंपाइल, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी मैंने कहा 100, स्टूडेंट का नेम मैंने कहा खिजर, स्टूडेंट के मार्क्स मैंने कहा 55, एंटर किया। अब देखें साथ ही उसने नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 2 का रिकॉर्ड ले रहा हमसे, क्यों, क्योंकि S2 की बारी शुरू होगी ना, क्योंकि आपने पहले S1 वाली कॉपी में डाटा रखा है, अब आप S2 वाली कॉपी में डाटा रखोगे। मैंने कहा 101, नेम मैंने कहा अली और मार्क्स मैंने कहा 99, एंटर किया। और देखें पहले उसने डाटा हमसे दोनों कॉपियों का लिया, उसके बाद देखें यहाँ पे उसने डाटा डिस्प्ले कर दिया। तो ये पहली कॉपी का डाटा स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स, और ये दूसरी कॉपी का डाटा यानी S2 वाली का स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट मार्क्स। सो दिस इज द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिंगल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब दोस्तों इसी स्ट्रक्चर को आप फंक्शन के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो वो बता देता हूँ आपको। मान लो आपने ये जो यूजर से वैल्यू टेक कर रहे हो, आप चाहते हो ये मैं किसी फंक्शन के थ्रू कर सकता हूँ, यस आप कर सकते हैं। वो कैसे भला, उसके लिए दोस्तों सिंपली आप फंक्शन बनाएं यहाँ पे। तो मान लो आपने यहाँ पे फंक्शन बना लिया वाइट टेक इनपुट के नाम से। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर आपने आगे क्या किया, इस पूरे कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मैंने इस पूरे कोड को कट किया और यहाँ पे फंक्शन में डाल दिया। यानी ये आपका वो फंक्शन है जो आपसे यूज़र से वैल्यू लेने के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस तरह क्या होता है, हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। जब हम फंक्शन बना लेते हैं ना, तो देखें हमें नाम से जाहिर हो रहा है टेक इनपुट कि यूज़र से इनपुट ले रहा है। उसके बाद आपने आउटपुट दिखाने के लिए एक फंक्शन बना लिया वाइट डिस्प्ले आउटपुट। ठीक है, यानी आपने डिस्प्ले आउटपुट का एक फंक्शन बना लिया और इसके अंदर आपने क्या किया, आपने यूज़र का डाटा डिस्प्ले कर दिया। ये कट किया मैंने, ये सारा कोड मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, और ये डिस्प्ले आउटपुट में आपने डाटा डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करें, S है और आपके ऑब्जेक्ट का नाम अब S है। ओके, ऊपर भी नाम चेंज करें, यहाँ पे S1 नहीं है, जस्ट S है। ठीक है, तो ये ले दोस्तों, इस तरह दोस्तों हम एक स्ट्रक्चर को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। अब दोस्तों इस स्ट्रक्चर की वेरिएबल्स को आप जो है जहाँ मर्जी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये देखो हाल मैं किसी दूसरे फंक्शन में एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये टेक इनपुट वाला फंक्शन क्या करेगा, ये यूज़र से डाटा लेके स्ट्रक्चर में रख देगा, यानी स्ट्रक्चर के आईडी नेम एंड मार्क्स में, और फिर उसी आईडी नेम एंड मार्क्स को हमने डिस्प्ले आउटपुट फंक्शन के जरिए जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। अब इन दोनों फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे मेन में आप आए तो मेन में आगे सबसे पहले आपने क्या किया, टेक इनपुट फंक्शन कॉल कर लिया। तो आपने कहा टेक इनपुट फंक्शन को आपने कॉल कर दिया। उसके बाद जैसे ही आपने कहा ये फंक्शन चल के कंप्लीट हो, उसके बाद आपने कहा डिस्प्ले वाला फंक्शन चल जाए, तो डिस्प्ले आउटपुट वाला फंक्शन चल जाएगा। ठीक है जी, अब मैं कंपाइल करके दिखाऊंगा आपको। कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे देखें पहले टेक इनपुट वाला फंक्शन चला, उसने कहा एंटर स्टूडेंट आईडी, मैंने कहा 100, मैंने कहा खिजर, मार्क्स 55, एंटर किया। और उसके बाद डिस्प्ले आउटपुट वाला फंक्शन चला, तो उसने ये डाटा जो है वो आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये होता है दोस्तों स्ट्रक्चर को फंक्शन के साथ जो है वो यूज़ करना, यानी यूजिंग स्ट्रक्चर विद फंक्शन के साथ स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास एक कंसेप्ट आता है
चलें अब नीचे चलते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। तो ये इन्होंने इस स्ट्रक्चर को यूज़ किया हुआ है, सिंपल स्ट्रक्चर को। उसके बाद इन्होंने मल्टीपल यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को कॉल किया हुआ है। इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज किया हुआ है, स्ट्रक्चर की वैल्यू सेट कर रहे हैं वो, ठीक है। अगर आपने वैल्यू मान लो खुद से सेट करनी हो स्ट्रक्चर की तो कैसे करते हैं, वो भी बड़ा ईजी है। देखो ऐसे s.id इक्वल टू, जैसे सिंपल याद है ना आपको, सिंपल वेरिएबल को कैसे वैल्यू देते हैं, वेरिएबल का नाम आगे इक्वल लगा के उसकी वैल्यू। सेम वैसे दोस्तों जस्ट यहाँ पे क्या इजाफा हुआ है, यहाँ पे जस्ट चूँकि ये वेरिएबल इस स्ट्रक्चर का हिस्सा, सो पहले ऑब्जेक्ट का नाम बताया, डॉट लगाया, फिर आगे वेरिएबल का नाम बताया, उसके आगे उसकी वैल्यू इक्वल लगा के उसकी वैल्यू 100। फिर मैंने कहा s.name इक्वल टू डबल नेम, चूँकि स्ट्रिंग वैल्यू है, सो डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया खिजर। और उसके बाद मैंने कहा s.marks इक्वल टू 56। तो इस तरह दोस्तों हम खुद से वैल्यू ले सकते हैं या फिर यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं। चलें इसको कर देता हूँ आप रिमूव। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट इन्होंने सारा ये कर दिया। उसके बाद जी फंक्शन विद स्ट्रक्चर, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया फंक्शन विद स्ट्रक्चर, कि जब आप स्ट्रक्चर को फंक्शन के साथ यूज़ करते हो कुछ इस तरह से, ठीक है, कि स्ट्रक्चर के डाटा लेने के लिए आपने एक फंक्शन बनाया, फिर डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन बनाया, तो डिफरेंट फंक्शंस बनाया आपने स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ जाता है जी एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, एरे ऑफ स्ट्रक्चर ये होता है कि मान लो आपने जैसे ये बनाया ना एक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर मान लो आपने 10 स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है, या मान लो आपने पाँच स्टूडेंट का डाटा जो है वो स्टोर करना है। तो दोस्तों आप पहला तरीकाकार क्या है कि आप यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट बनाओ, लेकिन दूसरा तरीकाकार क्या है कि इसी ऑब्जेक्ट को आप एक अरे में कन्वर्ट कर दो। तो यानी अरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, सिंपल ऑब्जेक्ट के नाम के आगे ये स्क्वायर बॉक्स के अंदर दोस्तों हमने उतना साइज बता देना जितना हमने इसकी अरे बनानी है। तो मान लो मैंने कहा 5, इसका मतलब बड़ा क्या है, इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट के 5 जो है वो नाम, 5 जो है वो इंडेक्स बन गए। कौन कौन से, s(0) के नाम से, उसके बाद s(1) के नाम से, फिर s(2) के नाम से, फिर s(3) के नाम से। याद है ना आपको, अरे ऐसी होती है ना, अरे आपने अगर की हो तो आपको याद है कि मैंने जब आपको अरे बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था, ये अरे का नाम है और ये उसका साइज़ है। और उस अरे के अंदर नाम कैसे होते हैं, यानी कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, s(0), s(1), s(2), s(3), ऐसे अप टू s(4), ठीक है। और लास्ट नेम यहाँ पे कौन सा होगा, s(4), ठीक है, क्योंकि 5 साइज़ है, टोटल 5 साइज़ है, तो 0 से लेकर 4 तक जो है वो हमारे 5 साइज़ पूरे हो गए। दोस्तों बेसिकली क्या हुआ है, जब आपने कहा ना s(5), यानी आपने कहा ऑब्जेक्ट की एक अरे बना दो 5 साइज़ की, तो बेसिकली ये ऐसे नाम सेट हो गए। और बेसिकली आपको पता है ये बैकएंड में ना 5 कापियाँ बन गई हैं स्ट्रक्चर की, क्योंकि आपने अरे का साइज़ कितना दिया 5। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आप किसी स्ट्रक्चर के जितने ऑब्जेक्ट बनाते हो उतनी उसकी कापियाँ बन जाती हैं। तो बेसिकली आपने इस स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का 5 साइज़ अरे बना दिया 5 साइज़ की, तो बेसिकली उसकी 5 कापियाँ बन गई हैं। पहली कापी का नाम है s(0), दूसरी कापी का नाम है s(1), तीसरी कापी का नाम है s(2), फिर चौथी का s(3) और फिर 5वीं का s(4). अब आपने जब s(0) को कॉल करेंगे तो ये तीनों वेरिएबल एक्सेस होंगे, फिर s(1) के लिए भी तीनों वेरिएबल, यानी इसका मतलब है कि आप इन 5 कापियों के थ्रू 5 डिफरेंट स्टूडेंट का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब इनमें डाटा रखेंगे कैसे वो बता देता हूँ आपको। सिंपल दोस्तों, यहाँ पे ये आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ ना, यहाँ पे अब आपने पूरा नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखें अब आपकी कापी का जो नाम है वो है s(0), s(1), क्योंकि अब साथ ऑब्जेक्ट के साथ आप उसका अरे का इंडेक्स नंबर भी बताना है। सो आपने यहाँ पे लिखना है s(0.id), उसके बाद s(0.name), और उसके बाद यानी अब थोड़ा फ़र्क ये होगा कि जब आप ऑब्जेक्ट के अरे बनाते हो ना, तो पहले ऑब्जेक्ट का नाम बताते हैं, आगे उसका इंडेक्स नंबर बताते हैं स्क्वायर बॉक्स में, और आगे डॉट लगा के अपने वेरिएबल का नाम बताते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आपने किया s(0.marks). तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो जो भी स्टूडेंट डाटा ले रहे हो ना, इसको 0 वाली कापी में सेव कर दो, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी आपने किया s(0), और यहाँ पे आपने ऐसे किया s(0.name), ठीक है। अब करके दिखाऊँ आपको, कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे देखो अभी भी ये 100% रन हो रहा है दोस्तों। 100 नेम खिजर और मार्क्स 56 एंटर किया, और ये देखो ये 0 वाली कापी में डाटा स्टोर हो गया। अब मान लो आपने 5 स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना, तो यानी मैं आपको दो करके दिखाता हूँ, बाकी भी सेम ऐसे ही होना, यानी इसी कोड को आप डुप्लीकेट करते रहो। दोस्तों इसका आसान तरीका भी होता है, इसको आपने ये जो डाटा लेने वाला रिकॉर्ड है इसको आप लूप में डाल दो। तो लूप में डालने के से क्या होगा, लूप 5 दफ़े चलेगी और 5 स्टूडेंट का डाटा ले लेगी। तो यहाँ पे मान लो मैंने कह दिया इंट, लूप कैसे लगाते हैं, इंट i = 1 एंड i <, जितनी दफ़ा आपने चलाना। तो मान लो आपने कह दिया
आपने कह दिया आई लेस देन आर इक्वल टू, जितनी दफ़ा आपने लोगो चलाना था 5 दफ़ा चलाना लोगो तो मैंने लिखा आई लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, इतना डाल दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो हमारी जो पहली कॉपी है उसका इंडेक्स नंबर कौन सा है 0। सो दोस्तों हमने यहाँ पे पहली इंडेक्स नंबर वाली जो कॉपी है उसका 0 इंडेक्स है ना। सो हमने यहाँ पे लूप को 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको पता है ना जब हम किसी भी लूप को अरे के साथ यूज़ करते हैं तो उसको 0 से स्टार्ट करते हैं। तो आई इक्वल टू 0 आई लेस देन आर इक्वल टू 4 तक, क्यों, क्योंकि 0 से लेकर 4 तक हमारे 5 इंडेक्स पूरे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉलो के अंदर आपने वो कोड पेस्ट कर दिया जो आपने जो यूज़ करना है, यानी रिपीट करना है बार बार। तो आप यही वो कोड है ना जिसको आपने बार बार रिपीट करना है। सिर्फ आप क्या चाहते हो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो है ना पहली दफ़ा एस ऑफ 0 आए, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे एस ऑफ 1 आ जाए। ठीक है, ऐसे ही चाहते हो ना आप, ऐसे ही चाहते हो ना कि पहली दफ़ा एस ऑफ 0 यानी तीनों जगह 0 पे आए। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चले तो यहाँ पे एस ऑफ 1 में डाटा स्टोर हो, नेक्स्ट टाइम एस ऑफ 2 में, नेक्स्ट टाइम एस ऑफ 3 में। तो दोस्तों यहाँ पे देखो पहली दफ़ा आई की वैल्यू क्या 0, तो सिंपल यहाँ पे आपने सिंपली क्या लिख दिया, डायनामिकली आई लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन था कि सिंपली जब दोस्तों ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगी तो आई के पास 0 है, तो सिंपल यहाँ पे क्या पुट जाएगा एस ऑफ 0, यानी ये एस 0 वाली कॉपी में डाटा ले लेगा। नेक्स्ट टाइम दोस्तों जब लूप दोबारा चलेगी तो यहाँ पे क्या जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो गए, तो यहाँ पे एस ऑफ 1 वाली कॉपी में डाटा ले लेगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये एस ऑफ 2 में डाटा ले लेगा। तो इस तरह हमारा काम जो है वो देखें कितना आसान हो गया। इसी तरह आप डिस्प्ले में भी ऐसे ही करेंगे। डिस्प्ले में भी आपने इसको कट किया और यहाँ पे एक फॉर लूप लगाई डाटा डिस्प्ले करने के लिए। आपने कहा इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड आई प्लस प्लस, और उसके बाद इस फॉर लूप के अंदर आपने ये कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एस ऑफ 0 नहीं लिखना क्योंकि आपने एक लूप लगाई हुई है और लूप के अंदर डायनामिकली वैल्यू बार बार चेंज करनी है। सो आपने यहाँ पे लिख दिया एस ऑफ आई। अगर आप 0 रहने देंगे तो क्या होगा, ये 5 दफ़ा लूप चलेगी और 5 दफ़ा एस ऑफ 0 में डाटा ले रख देगी। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने पहले दफ़ा डाटा एस ऑफ 0 में रखना है, नेक्स्ट टाइम एस ऑफ 1 में, नेक्स्ट टाइम एस ऑफ 2 में, ऐसे करना हमने। तो अब आप दिखाऊँ ये कैसे चलेगा। कंपाइल करता हूँ दोस्तों और यहाँ पे देखो ये पहले स्टूडेंट नंबर 1 का डाटा लेने लगा हमसे। तो मैंने कहा 100, नेम उसका खिजर, मार्क्स उसके 56, एंटर किया। देखिए नेक्स्ट उसने स्टूडेंट नंबर 2 का डाटा लेने लगा। तो मैंने कहा 101, स्टूडेंट का नेम मान लो हीरा, स्टूडेंट के मार्क्स 88। नेक्स्ट स्टूडेंट तीसरे स्टूडेंट का डाटा लेने लगा 102, स्टूडेंट का नेम जो है वो मारूख, स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 99। ठीक है, आगे चौथे स्टूडेंट का डाटा 103। ठीक है, नेम माहम और मार्क्स 100, एंटर किया। अब 5वें स्टूडेंट का डाटा, ये देखो 5वें स्टूडेंट का डाटा ले आराम से। तो इस तरह दोस्तों हम देखें कितना हमने लोग के साथ कितना काम हमारा स्मार्ट हो गया। तो यहाँ पे 104, नेम अली और मार्क्स 88, एंटर किया। और यहाँ पे देखें उसने सारा डाटा लेके उसके बाद सारा डाटा डिस्प्ले भी कर दिया। ये अली का डाटा, ये माहम का डाटा, ये मारूख का डाटा, ये हीरा का डाटा और ये ऊपर खिजर का डाटा। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हम एक ही स्ट्रक्चर को मल्टीपल स्टूडेंट का डाटा लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो देखें मैंने एक ही स्ट्रक्चर को जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट के डाटा के लिए यूज़ कर लिया। ठीक है, और देखें कोड कितना स्मार्ट हो गया यूजिंग फॉर लूप। मैंने जो है अब यहाँ पे जितना मर्जी साइज, मान लो आपने 500 स्टूडेंट का डाटा ले, 500 स्टूडेंट का डाटा जो है वो लेना है, तो यहाँ पे जस्ट साइज जो है वो 500 कर दो। और यहाँ पे जो लूप की वैल्यू है वो आई इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू 499, क्योंकि 0 से लेके 499 तक जो है वो 500 पूरा हो जाएगा। सिंपल कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ आ गई। तो इस तरह से हम दोस्तों करते हैं। नेक्स्ट देखो ये उन्होंने करके दिखाया भी होगा, तो चलें बढ़िया हो गया। ठीक है जी, उसके बाद इन्होंने कुछ सैम्पल प्रॉब्लम दी हुई है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है, आपकी प्रैक्टिस है। आपने सैम्पल प्रोग्राम नंबर 1 एंड सैम्पल प्रोग्राम नंबर 2 जो है करना है। तो यहाँ तक आपका लेक्चर आगे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।